चलने से पहले मैंने उड़ना सीखा है। चलने से पहले मैंने उड़ना सीखा है। सपने मैंने खुली आंखों से देखे। संग हो जाओ तुम भी, मिल जाएंगे पंख तुम्हारे सपनों को भी। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों। फिर हाजिर हूं इस बार उड़ान के साथ। उड़ान, गिविंग विंग्स टू योर ड्रीम्स। ऐसे बच्चे जिन्होंने चलने से पहले उड़ना सीख लिया। ये मुलाकातें जो हम करने जा रहे हैं, all these talks which I'm going to do are with children, child prodigies who are doing so amazingly well in their life and have become an inspiration to many of us. So let us meet a few of them through this podcast. See you every week in this podcast. And I hope your children, or probably you yourself, if you are a youth, will be inspired by these children. नमस्कार दोस्तों, फिर हाजिर हूँ एक नए एपिसोड ऑफ उड़ान के साथ। और आज हमारे बीच में है श्रेयस। वेलकम श्रेयस। हेलो मैम। So Shreyas is a young innovator and a researcher. Yes, he is not a PhD student, but he is a researcher already. He is not a scientist, but he is a researcher already. And before we go further, let us hear from Shreyas about himself. Shreyas, please introduce yourself. हेलो एवरीबॉडी। माई सेल्फ श्रेयस पी चंद्रा और मैं एक छोटे से शहर औरंगाबाद बिहार से हूँ और मेरी उम्र अभी 18 साल है। और करेंटली मैं अपने स्टडीज़ के साथ साथ अपने स्टार्टअप और रिसर्च इनोवेशन सब पे फोकस कर रहा हूँ। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। श्रेयस, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है, आप थोड़ा जोर से बोले या या बताएं। श्योर मैम, श्योर। तो बच्चों की आवाज बुलंद करने के लिए ही हमने ये प्रोग्राम बनाया है, उड़ान। तो आगे बढ़ने से पहले हम ये पूछना चाहेंगे श्रेयस कि ये सब आपकी शुरुआत कैसे करी आपने? बिकॉज अभी तो आप पहले कोई इतने बड़े नहीं हुए हैं कि आप इतने बड़े बड़े काम जो कर रहे हैं। बट व्हेन डिड यू ऑल स्टार्ट विथ ऑल ऑफ दिस इनोवेशन एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू टू डू ऑल ऑफ दिस? बेसिकली व्हेन आई वाज अ किड, तो मुझे वही जो बच्चों का शौक होता है, इलेक्ट्रॉनिक्स टॉयज वगैरह वगैरह। बट मेरा क्या सीन था कि जब मैं इलेक्ट्रॉनिक टॉय बाई करता था तो मैं उसे तोड़ ममोड़ करके उनकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होती थी, मोटर होता था, रेजिस्टेंस होती थी, मैं उनके साथ खेला करता था। अक्सर जब भी नया कोई भी टॉय आता था, मैं उसको बस 1 से 2 दिन में तोड़ देता था, फिर वो उसको बिल्ड करना स्टार्ट कर देता था। सो ऐसे ऐसे काफ़ी टाइम तक चला। व्हेन आई वाज इन 5th स्टैंडर्ड, मैंने एक इन्वर्टर बनाया था जो इतना एफिशिएंट नहीं था, बट हाँ, एक 0 वाट बल्ब ग्लो करने में वो हेल्प कर देता था। तो मुझे अपने आप पे एक ऐसा बिलीव बना कि अगर मैं बीइंग 5th स्टूडेंट एक इन्वर्टर बना सकता हूँ, तो आई थिंक मैं कुछ और अच्छा इस लेवल पे कर सकता हूँ। देन ये सारी चीज़ें मुझे बहुत फैसिनेट की। वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स के सर्किट्स होते हैं ना, वो काफ़ी मुझे ज़्यादा फैसिनेट करती थी, वो अट्रैक्ट करती थी। तो इसके बाद से मेरा इंटरेस्ट इन सब इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा चला और मैंने उस टाइम ही डिसाइड कर लिया कि मुझे अपना करियर इसमें ही बिल्ड करना है। बहुत अच्छी बात है श्रेयस कि आपने बचपन से ही खिलौने तोड़ रहे थे। तो बच्चों को जब ये सब करते हुए देखते हैं तो पेरेंट्स बोलते हैं कि ये तो बड़ा होके इंजीनियर बनेगा।
right? And I'm sure your parents would also have been thinking the same, that you will become some engineer, mechanical engineer, or a car engineer, something like that, an automobile engineer. That is why you are doing all of this. But I can understand that you and making an inverter at the age of 5 is amazing. Fifth, Like fifth being class, fifth grade student, yeah. fifth class, being a fifth grade student, you made a kind of a generator which could light up a bulb. So I'm amazed at that, and I'm sure a lot of your parents and your teachers would have really been kind of astonished that what is this child made. तो आपके अंदर के दिमाग की बहुत तारीफ हो रही होगी कि ये क्या है इसके अंदर जो इतनी अच्छी अच्छी चीजें ये सोच रहा है और बना रहा है। तो उसके आगे की जर्नी थोड़ी बताइए कि पहले आपने क्या बनाया, और फिर हम आगे बढ़ेंगे कि उसके आगे क्या हुआ। सो बेसिकली जब मैं प्रोजेक्ट्स बनाता हूँ, लाइक मैंने बताया मैं एक छोटे शहर औरंगाबाद बिहार से हूँ, और जहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी थी। लाइक अगर आप कुछ एक्स्ट्रा फील्ड में करना चाहते हैं एजुकेशन से थोड़ा सा अलग हटकर, तो आपको बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे फेस करना पड़ेगा। सो एट दैट टाइम जब मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह कर रहा था, तो मैं प्रोजेक्ट्स बनाता था। अब वो प्रोजेक्ट्स क्या थी मैं वो भी बताता हूँ। बट प्रोजेक्ट्स बनाने के बाद मैं उन प्रोजेक्ट्स को तोड़ देता था, बिकॉज मुझे कहीं पे प्लेटफॉर्म नहीं मिलता था कि मैं अपने प्रोजेक्ट्स को दिखाऊं, या दिखाने के बाद वहां से मैं आगे की ओर बढ़ाऊं। लेकिन हाँ, मैंने जो प्रोजेक्ट्स बनाया था वो एक सबसे पहला जो मेरा प्रोजेक्ट था, जो कि मैंने यूट्यूब से सीख करके कॉपी करके बनाया था, क्योंकि उस टाइम कॉपीड प्रोजेक्ट ही ज़्यादा मैं बनाया करता था, और वो था एक हैंड फॉलोइंग रोबोट। सबसे पहला प्रोजेक्ट मैंने बनाया था जो विदाउट प्रोग्रामिंग बना था। एक्चुअली इसमें थोड़ा प्रोग्रामिंग का यूज़ होता है, बट मैंने बिना प्रोग्रामिंग का बनाया था। एंड जो मेरा पहला प्रोजेक्ट था वो हैंड फॉलोइंग रोबोट था। एंड जो दूसरा प्रोजेक्ट था वो था वुमेन सेफ्टी डिवाइस। थोड़ा मैं इस डिवाइस के बारे में एलोबरेट कर दूं। डिवाइस पे क्या बेनिफिट था। हम जानते हैं कि जो भी फीमेल के साथ रेप केसेस बढ़ते जा रहे हैं, तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने ये डिवाइस बनाया था। इस डिवाइस में जब भी आप उस डिवाइस को ट्रिगर करेंगे, बिल्कुल एक गन के शेप का था। अब जब भी उसको ट्रिगर करेंगे, उस पे से एक शॉक निकलता है, और वो शॉक के कांटेक्ट में जो थर्ड पर्सन आता है, वो कुछ टाइम के लिए अनकॉन्शियस हो आता है, और आप अपना सेफ्टी मेजर ले सकते हैं। इवन उसमें एक फीचर, सबसे अच्छी फीचर क्या थी कि वो जीपीएस से कनेक्टेड था। आप जीपीएस के थ्रू कनेक्ट करके, लाइक अगर आप उस डिवाइस को 3 से 4 बार ट्रिगर करते हैं, तो वो डिवाइस आपके करंट लोकेशन को आपके पेरेंट्स के पास सेंड कर देता था, और इवन जो नज़दीकी पुलिस स्टेशन होती थी वहाँ पे सेंड कर देता था। एंड सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या था उस डिवाइस का, कि आप उस डिवाइस को अपने फ़ोन के थ्रू चार्ज कर सकते थे इन केस ऑफ इमरजेंसी, या फिर अगर आपका मोबाइल का बैटरी लो है, तो आप उस डिवाइस के थ्रू अपने फ़ोन को भी चार्ज कर सकते थे। वंडरफुल। एंड जो मेरा तीसरा प्रोजेक्ट था, जो मैंने कोविड के टाइम बिल्ड किया था, और जिसके थ्रू मैं काफ़ी अच्छा मेरे को एक्सपोजर मिला था, वो डिवाइस था बैक्टीरिया एंड वायरस क्लीनर फॉर फ्लोर एंड वॉल। वो जस्ट एक वैक्यूम क्लीनर का शेप का था। एंड वो जो भी बैक्टीरिया, हार्मफुल बैक्टीरिया एंड वायरसेस होते थे, जो उस टाइम ज़्यादा थे, और अभी भी जो कॉमन बैक्टीरिया होते हैं, जो अक्सर बच्चे खेलते हैं, तो छोटे बच्चे देखते होंगे कुछ गिर गया तो उसे उठा के मुंह में डाल लेते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए वो प्रिवेंट करने के लिए वो डिवाइस बनाया गया। एंड जो मैं अभी करेंटली जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ वो है स्मार्ट पावर डिस्ट्रीब्यूशन ऑटोमेशन, जो एक फायर एक्सीडेंट को एनालाइज करके, और आपको एक पॉसिबिलिटी दे देता है, जो ऑलमोस्ट 80 to 95% वो सही पॉसिबिलिटी बताता है कि अगर आप इस ये मिस्टेक को कंटिन्यू करते रहेंगे तो आपके बिल्डिंग में आग लग सकती है। Very good. Wonderful. These are so innovative and so out of the box. Like people can even not even imagine or think about these, the way he is able to think. And the social context is also coming because it is because for the society, not for some one benefit of one person. तो बट यही बात आके रुक जाती है हमेशा बच्चों के साथ, जो मैं पूछती हूँ बच्चों से कि बच्चे आप लोग तो पढ़ाई करने वाले बच्चे हैं, तो पढ़ाई करने के साथ साथ ये सब कहाँ से कर लेते हैं आप? हाउ डू यू रियली बैलेंस ऑल ऑफ दिस? इन सब फील्ड जो बच्चे एजुकेशन के अलावा एक्स्ट्रा सर्कुलर में आगे अपना फ्यूचर देखते हैं,
उन्हें सबसे पहले तो एक चीज क्लियर करना पड़ेगा कि वो 100% श्योर हो कि मुझे अपना फील्ड इसमें ही बनाना है। हम्म। आइदर आप उस फील्ड में बहुत परफेक्ट हैं या नहीं है, उससे फर्क नहीं पड़ता। आपको पहले ये श्योरिटी रखना है कि मुझे इस फील्ड में ही आगे बढ़ना है। अगर आप श्योर हैं कि मुझे इस फील्ड में आगे बढ़ना है, तो फिर आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। आपको मेंटेन किस तरह करना है, अगर आपको पता है कि मुझे इस फील्ड में ज़्यादा फोकस करना है, तो आप स्टडीज पे कम फोकस करके आप इस पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। स्टडी पे फोकस कम करने का मतलब पढ़ाई छोड़ना नहीं होता। स्टडी पे कम फोकस करने का मतलब आपको एक मिनिमम रिक्वायरमेंट मार्क्स चाहिए, जो कि आपको अच्छा खासा पास होने में हेल्प कर दे और एक डिसेंट सा लुक दे कि नहीं, बच्चे पढ़ते भी हैं और साइड में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज करते हैं। तो मेरा सेम इशू था कि मैं पढ़ाई में थोड़ा एवरेज था, बट एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में मेरा ज़्यादा मन लगता था। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि मुझे अपना फ्यूचर और करियर इसी के अंदर बिल्ड करना है। तो मैं पढ़ाई को 30-70 लेके चलता था। मैं पढ़ाई एक बहुत डिसेंट मार्क्स से पास होने के लिए करता था, और मैं मतलब अच्छे मार्क्स से ही पास हो जाता था। एंड ये एक्स्ट्रा सर्कुलर एक्टिविटीज थी वो मेरी कंटिन्यू होती थी। बट हाँ, आपको ये एक चीज क्लियर रखना है कि मुझे अपना करियर इसमें बिल्ड करना है। अदरवाइज फिर अगर आप ट्रिगर करेंगे आगे जा करके, तो वो प्रॉब्लम हो सकता है, ना कि आप इधर के रहेंगे ना फिर इधर के रहेंगे। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, वेरी वेल सेड। तो ये बात समझ में आती है कि जो आपका इंटरेस्ट है, यू हैव टू बी वेरी श्योर इट इज नॉट जस्ट अ टाइम पास। जो आप कर रहे हैं वो टाइम पास नहीं है कि पढ़ाई से बचने के लिए आपने ये छोटे मोटे प्रोजेक्ट कर लिए, कुछ करेक्ट। यूट्यूब से देख के कर लिया, कुछ अपने दोस्तों से देख के कर लिया। दिस इज नॉट योर टाइम पास, बिकॉज यू कैन नॉट जस्ट एस्केप योर स्टडीज बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दिस। But important is that you are balancing it out, knowing that this is your interest. And of course, the study is the foundation of whatever the interest you are. The basic बिल्कुल, दे hours, आर three दे hours. आर द रूट मैम। एक्चुअली उसके बिना कुछ हो नहीं सकता। आपको Hmm. एक रूट तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। Bilkul, bilkul. And you need that foundation to really build up on whatever you want to do in future. So your academics cannot be compromised any which ways for whatever interests you have, because at this young age, academics form your foundation for any kind of studies that you want to do further in life. तो ये तो बहुत अच्छी बात हुई, लेकिन कोई एक ऐसा इंसिडेंट आपको याद आ रहा है जो बहुत आपको हमेशा मुंह में मुस्कुराहट ला देता है कि भाई अरे ये क्या हुआ था मैं जब ये कर रहा था। तो ऐसा कुछ अगर कुछ हादसा है या कुछ इंसिडेंट है तो बताइए। एक इंसिडेंट मैम मुझे याद है। लाइक मैं काफ़ी नॉटी था क्लास 10th के टाइम पे। तो मैं क्लास में काफ़ी बदमाशी करता था। तो टीचर सेड कि अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, कम नंबर आएगा फिर क्या करेगा, इस टाइप की उनका काम था। वो जब तक डांटेंगे नहीं बच्चे सीखेंगे कैसे, तो वो बोला बोला करते थे, काफ़ी बोलते थे। तो हाँ। जब मैंने 10th का एग्ज़ाम दिया, मेरे 70% आए थे 10th में। एंड जो ठीक है, डिसेंट नंबर है, बट बहुत अच्छा नहीं है 10th में 70%। तो उन्होंने कॉल करके घर पे बोला कि आपने देखा पढ़ाई नहीं करता था, परसेंटेज गिर गए, ऐसा वैसा। फिर उसके 4-5 महीने बाद व्हेन आई डिस्कवर्ड एस्ट्रॉयड एंड आई गॉट सर्टिफिकेट फ्रॉम आईएएससी पार्टनर्ड बाय नासा, देन काफ़ी सारा मीडिया ने मेरे को कवर किया, काफ़ी जगह न्यूज़ पे मैं हाईलाइट था जब मैं ट्रेंड कर रहा था उस टाइम गूगल पे। फिर सेम टीचर ने कॉल करके बोला, मुझे पता था कि वो अच्छा करेगा, बस हम लोग उसे थोड़ा गलत रास्ते पे ना जाए, इसलिए थोड़ा से हम पुश बैक करते थे। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, जब भी मैं उसे याद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगता है उस चीज़ को याद करके। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। दिस इज एक्चुअली वेरी अम्यूजिंग, द सेम टीचर कॉलिंग अप that I knew that he is going to be making good in his field. तो बताइए कि ये क्या इंसिडेंट हुआ, like what you presented and how you got this kind of exposure and this one fame that you got. इसके बारे में थोड़ा बताइए हमारे को। कैन यू जस्ट रिपीट मैम, एक्चुअली हाँ, नेटवर्क आप, इशू। मैं आपको पूछ रही थी कि आप जरा बताइए कि नासा का जो आपने जो ये प्रोजेक्ट किया था, वेयर यू वर एबल टू यू केम आउट विद सच फ्लाइंग कलर्स, उसके बारे में जरा बताइए। सो बेसिकली आईएएससी एक प्रोग्राम होता है विच इज इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल रिसर्च कोलैबोरेशन विच इज पार्टनर्ड बाय नासा, एंड दे ऑर्गेनाइज एस्ट्रॉइड हंटिंग। वहाँ पे क्या होता है कि आपको सबसे पहले रजिस्टर करना होता है। आप इंडिविजुअल भी कर सकते हैं, आपके पास टीम है आप टीम के साथ भी कर सकते हैं। आफ्टर दैट वो एक छोटा सा एक टेस्ट लेते हैं, काइंड ऑफ आपको एक सेट ऑफ रूल्स देंगे, एक पीडीएफ मिलेगी जहाँ पे प्रोसेस होगा किस तरह से आपको एस्ट्रॉइड्स को हंट करना है।
एंड आपको कुछ रॉ फॉर्म में इमेज देंगे किस तरह सेंड करना है। तो मैं मोटा मोटा थोड़ा समझा देता हूँ किस तरह से ये वर्क करता है। बेसिकली एक हम सिनेरियो लेते हैं, फॉर एग्जांपल ये एक रोड है, हमारे पास ये एक रोड है, ठीक है, हम्म, और यहाँ पे हमने एक कैमरा लगा दिया, ठीक है। अब हमने यहाँ पे कैमरा लगा दिया और एक यहाँ पे रोड है। अब यहाँ पे से हम कैमरे से हर एक सेकंड पे एक फोटो क्लिक करेंगे। अब हम्म, इस रोड पे से जितनी गाड़ियां जाएंगी, इस ये कैमरा हर एक सेकंड पे फोटो क्लिक करेगा। तो हर फोटो में उस गाड़ी की इमेज अलग अलग पोजीशन पे मिलेगी। बस हम्म, सेम कॉन्सेप्ट था। बट होता क्या था कि वो एक रॉ फॉर्म में गैलेक्सी की हमें इमेज मिलती थी, बिल्कुल रॉ फॉर्म में, जो कि आपको प्रॉपर गैलेक्सी नहीं दिखता है, बहुत रॉ फॉर्म में रहता है। एंड आपको उनके एक सॉफ्टवेयर में उसे अपलोड करना होता है। और 4 पिक की एक सेट होती है, मतलब 4 इमेजेस है और वो एक सेट बनता है। उस हम्म, सेट में क्या होता है कि हर फोटो उस सॉफ्टवेयर में ब्लिंक करती है, मतलब हम्म, एक के बाद एक वो फोटोज को ब्लिंक करके शो करेगा। अब वो आपको तो फिर जहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट होगा आपको हर प्लेस हर टाइम पे आपको अलग अलग पोजीशन पे दिखेगा। बस आपको यही मार्क करना होता है। हाँ, हम्म, उसमें काफी सारे जो एक्स्ट्रा जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो भी होते हैं, बट आपको उसमें कुछ सर्टेन थिंग्स होते हैं जो उस रूल्स बुक में लिखा होता है कि स्ट्रेट लाइन में पाथ करना चाहिए, उनका SNR वैल्यू इतना होना चाहिए। तो हम्म, उन सभी चीजों को एनालाइज करके एक हम रिपोर्ट तैयार करते थे एंड उसे हम लोग उनके पोर्टल पे अपलोड करते थे। हम्म, एंड इसमें सबसे चैलेंजिंग चीज क्या होती थी कि हमारा तो अमेरिका के अकॉर्डिंग हमारा तो बिल्कुल अपोजिट होता है। सुबह के right, समय में उनका रात होता है और हमारा रात के समय उनका सुबह होता है। तो वो जब भी हमें इमेज का सेट मिलता था वो हमेशा रात के 2:30 से 3 बजे के आसपास हमें रिसीव होता था। अब जो टीम पहले उस इमेज सेट को कंप्लीट करके सबमिट करेगी और जो पहले हंट कर लेगी वो एस्ट्रॉइड उनके नेम पे हो जाएगा। एंड इन दैट टाइम मेरी टीम ने टोटल 7 डिस्कवरीज किए थे एंड आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट। एंड जिसमें 7 प्रीलिमिनरी डिस्कवरी थे एंड दो अभी जो चल रहे करेंटली वो 2 प्रोविजनल चल रहे हैं, हमें 2 साल के बाद पता चलता है। एंड अभी उसके ऊपर वो नासा काम करती है, तो हमें बाद में पता चलेगा कि उसका क्या हुआ, देन अकॉर्डिंग टू दैट की सर्टिफाइड। wonderful, so wonderful. And anybody who is listening to this podcast will understand that how much, with what confidence, and how interestingly he is able to tell all of this, because he has that kind of an interest in all of this, and that is how he is able to share with all of us all of this, which I didn't know anything of all of that, and I'm sure a lot of people would not have known. But Shreyas, coming from a school where nobody actually would have known, but because of his own interest, he found out all of these, and then he was able to present this, and he got accolades for all this also. So I must really congratulate Shreyas for this Thank you. wonderful, wonderful achievement that you have got, and Thank you you so made much, your ma'am. country and your own city also proud, your parents proud. But then again, coming back to the same thing, that because he is coming from a not a metropolitan city, so Correct. what kind of challenges he would have faced? Because not every child can be having that much of interest to do what he is doing. तो इनको भी बहुत सारे challenges आए होंगे, जो I'm sure he would have had lot of motivation inside to overcome that and still say कि नहीं मैं करूंगा. तो आपके challenges क्या आए और what kept you motivated? As I told you at the beginning, सबसे चैलेंजिंग पार्ट ये था रिसोर्सेस। जहाँ हम्म, पे मैं था वहाँ पे इन सभी चीज़ों का कोई रिसोर्स नहीं था। दे हम्म, हैव जस्ट आपको पढ़ाई करनी है एंड आपको कॉलेजेस करना है, उसके बाद आपको जो करना है। हम्म, बट मेरा क्या था कि मुझे हमेशा इस चीज़ का चुन रहता था कि कुछ एक्स्ट्रा करना, बिकॉज सभी बच्चे पढ़ाई में तेज नहीं होते और हम्म, सारे बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल के लिए बने नहीं होते। उसके हम्म, और प्रॉब्लम क्या है कि सब बच्चे यही सोच लेते हैं कि इंजीनियरिंग मेडिकल या MBA के अलावा कोई फील्ड है नहीं, और हम्म, जिनसे पढ़ाई नहीं हो पाती फिर वो डिप्रेस हो जाते हैं इसकी वजह से। बिल्कुल बिल्कुल. तो हमारे साथ भी ये सीन था। बट बाई लक मेरे एक टीचर मिल गए थे। आई वाज एट अ शॉप, लाइक मेरा कुछ डिलीवरी का सामान आया हुआ था एंड उस पे थोड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स का कंपोनेंट्स था, ट्रांजिस्टर रेजिस्टेंस वगैरह। तो सर का भी कुछ पार्सल आया था। देन ही टोल्ड मी कि तुमने क्या ऑर्डर किया है मुझे बताओ। तो मैंने बताया कि कंपोनेंट्स वगैरह ऑर्डर किया मैंने। तो ये आस्क्ड मी कि आप तुम्हारे पापा मिस्त्री हैं क्या कि ये तुम रेजिस्टेंस वगैरह ले रहे हो। तो मैंने बोला नहीं सर, मैं प्रोजेक्ट्स वगैरह करता हूँ। तो
मैं यूज करता हूँ। सर ने बोला कि आप एक काम करो, मुझे कुछ प्रोजेक्ट्स बना करके दिखाओ, तो मैं समझूं कि तुम किसका कुछ यूज करते हो। तो मैंने काफी सिंपल प्रोजेक्ट्स ऑटोमेटिक स्ट्रीट लाइट बना के दिखाया था। 7th क्लास की बात है, 7th या 8th की बात है। तो मैंने वो दिखाया, सर काफी इम्प्रेस हो गए। फिर उन्होंने मुझे एक प्लेटफॉर्म सबसे पहला प्रोवाइड किया था बोध गया में, एंड आई पिच देयर माय प्रोजेक्ट विच इज हैंड फॉलोइंग रोबोट, एंड वहाँ पे मुझे फर्स्ट प्राइज मिला, मेरी लाइफ का पहला कंपटीशन। बट इसके पहले जो जो चैलेंजेस थे, रिसोर्सेज तो पहला चैलेंज था, दूसरा पेरेंट्स को मनाना, हाँ। जो सबसे बड़ा चैलेंज होता है रिसोर्सेज के बाद में। एक्चुअली पेरेंट्स का क्या था कि बच्चा पढ़ाई कर ले अच्छा, एट द एंड पेरेंट्स तो सबका भला चाहते हैं, बट पेरेंट्स भी कब आप पे भरोसा करेंगे जब आप उन्हें रिजल्ट देंगे। और आप जब फर्स्ट टाइम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो पेरेंट्स भी सोचेंगे, एंड ये तो एक छोटा कंपटीशन था तो भेज दिए। बट अगर आप कोई बच्चा कहता है कि मुझे क्रिकेट खेलना है, अब ये तो बहुत अलग फील्ड हो गया, तो इस पे पेरेंट्स को भरोसा करना भी मुश्किल होता है। आप उन्हें एक बार रिजल्ट देंगे, पेरेंट्स को अगर रिजल्ट दिख जाएगा, वो खुद पे खुद आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करेंगे और आपको इस चीज के लिए खुद सपोर्ट करेंगे। बट बिल्कुल। एट द स्टार्टिंग आपको एक बार तो खुद से आपको उन पे ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ेगा। और वो कैसे करेंगे, आपको एक मौका मिलेगा लाइफ में, कभी ना कभी आपको वो मिस नहीं करना है, आपको उसको ग्रैब कर लेना है, और इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। तो मेरे लाइफ का सबसे जो प्रॉब्लम फेस था कि किस तरह से करना है, पहला तो रिसोर्सेज था, जो बाद में जाके सर ने सॉर्ट आउट कर दिया। दूसरा पेरेंट्स को मनाना, जो मैंने खुद से कर लिया। और 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 मोटिवेशन कैसे रखा आपने, आपको मोटिवेटेड कैसे रखा आपने? अ, जब किसी चीज का पैशन होता है मैम, तो वो मोटिवेशन आ जाता है। और जो मुझे सबसे ज्यादा मोटिवेट करती थी, जब मैं किसी कंपटीशन में गया पिच करने के लिए या प्रोजेक्ट को प्रेजेंट करने के लिए, जब मैं वहां पे जीतता था या हारता था मुझे फर्क नहीं पड़ता था। अगर मैं जीत गया वहां पे तो सारे लोग खुश होते थे, इवन मीडिया कवरेज मिलती थी मुझे, मीडिया पे मैं हाईलाइट होता था। तो जो मीडिया पे मैं हाईलाइट होता था उससे मुझे एक मोटिवेशन मिलता था। मुझे क्या, हर बच्चों को मोटिवेशन मिलेगा कि अगर उनको कोई पर्सनली और इंडिविजुअली जान रहा है, तो उनमें होता है कि नहीं, आज मैंने यहाँ पे आया, कल मैं किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं मुझे कवर कर रहे होंगे, क्या पता कल कोई मेरा पॉडकास्ट ले रहा होगा। सो फैसिनेट करती है बच्चों को। तो मेरा जी। मोटिवेशन तो बिल्कुल इस तरह बना रहा। एंड मैंने अपने पापा मम्मी को स्ट्रगल करते देखा है। हम्म। मेरे पापा मम्मी काफी पहले बहुत मिडिल क्लास से हम लोग बहुत लो थे, तो मैंने मम्मी और पापा दोनों को स्ट्रगल करते देखा है, तो वो मुझे थोड़ा मोटिवेट करती थी कि बिल्कुल। बिल्कुल। एंड अभी काफी सब कुछ अच्छा चल रहा है भगवान की दया से। Good, wonderful, wonderful. So happy for you, Shreyas. And God bless your parents who have given such wonderful values to you, that you are so hardworking and you're थैंक यू working सो मच मैम। towards your goal in such a very clear form. You have clarity of your goal, that I want to go and go ahead in this. सिर्फ ये पूछना चाहूंगी कि आपने जो मुझे एक बार बताया था, कि जो हम इंट्रो कर रहे थे, कि आप आजकल भी कुछ कर रहे हैं, जो आप कॉलेजेस में जाके बच्चों को करते हैं मोटिवेट, उसके बारे में भी जरा थोड़ा सा जिक्र कर लेंगे। So basically, I am co-founder of D2D Youth Story Media Private Limited, और करंटली मैं एक कंपनी रन कर रहा हूँ, जिसके अंदर हम यंग अचीवर्स को पब्लिश करते हैं, जो हमारे और आपकी तरह जो कुछ छोटी एज में कुछ अलग कर देते हैं, उनको हम एक कवरेज देते हैं, और उनके साथ उनका हम जो भी जर्नी है उसे सेलिब्रेट करते हैं। इवन हम अपने वेबसाइट पे पब्लिश करते हैं, और उसी वेबसाइट पे हम जो आसपास का जो कॉम्पिटिशन्स या जो इवेंट चल रहे हैं जो आपके लिए सुटेबल हो, उसे हम्म। हम अपने वेबसाइट पे ऑर्गेनाइज करते, पब्लिश करते हैं। इसके अलावा मैं बिहार से हूँ, तो मैंने सबसे पहले बिहार से ही स्टार्ट किया, और बिहार में ऑलमोस्ट 41 या 42 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज है। 27 गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ हम लोगों ने एमएयू कर रखा है, जहाँ पे हम इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हम्म। इवन हम पीआर मार्केटिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और हमारा है हम इवेंट भी कराते हैं। लाइक अभी हम लोगों ने टोटल 10 से ज़्यादा कॉलेजेस में इवेंट करा रखा है। इन गवर्नमेंट कॉलेजेस में हम क्या करते हैं, बड़े कॉलेजेस में रिसोर्सेस रहते हैं, तो हम और छोटे जो कॉलेजेस होते हैं जो लोकल एरिया में शिफ्ट हुआते हैं, उनको रिसोर्सेस नहीं मिल पाता। जैसे जिस तरह से मैं स्टक था इस चीज़ में, तो मुझे समझ में आता है। और तो हम क्या करते हैं, जो भी यंग जो फाउंडर्स होते हैं, जो एक अच्छी कंपनी रन कर रहे होते हैं,
एक अच्छे स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर, उनको हम उस कॉलेज तक लाते हैं और वो अपना एक इंटरेक्टिव सेशन करते हैं वहाँ पे। और वहाँ पे जो बच्चे हैं जिनके पास कुछ आइडिया है स्टार्टअप से रिलेटेड, वो अगर पिच करना चाहते हैं वहाँ पे, तो वो पिच भी करते हैं। इन केस अगर आपका आइडिया किसी स्टार्टअप फाउंडर को पसंद आ गया, देन यू कैन हैव अ डायरेक्ट वन एंड वन इंटरेक्शन। एंड इन केस अगर हमारी टीम को अगर आप पसंद आते हैं, या हमारा कोई आपका जो स्टार्टअप हो, हम आपको कनेक्ट करा देते हैं किसी कंपनी के साथ जो आपको फंडिंग वगैरह में वो हेल्प कर देती है। तो ये वेरी हमारा गुड। मॉडल है। एंड कुछ हम लोग भी अपने वेबसाइट पे प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं जो बहुत जल्द आएगा, मैम को मैंने बता रखा है। सो यस। आई विल नॉट डिस्क्लोज इट राइट नाउ, बट हाँ, बहुत जल्द हम Yes. एक प्रोडक्ट ला रहे हैं जो आप लोग काफी पसंद करेंगे। Wonderful, so wonderful. Can you imagine a young boy and he is already a co-founder of a company, and we say that children are Gen Z are not going to progress anymore. They are just glued to. So it is not, we cannot generalize about the Gen Z also, because there are so many children today, which I am continuously bringing on my podcast, who are doing so much varied things. They are not wasting their time on social media. So anybody else who is there, who underscores them, or who feels it is our responsibility also as parents, as educators, as mentors, to really encourage them, because they may have some very good ideas. It is only that they need that one push, one support from all of us. So, Shreyas, it was so wonderful speaking to you. Just before we leave, जाने से पहले एक आपका message I would like you to share with the viewers. अगर स्टूडेंट्स देख रहे हैं, मेरे एज के लोग देख रहे हैं, देन आई विल रिक्वेस्ट यू कि अगर आपके पास पैशन है किसी चीज को लेकर के लिए, आप बिल्कुल अपने पैशन को फॉलो करिए। आप थर्ड पर्सन की बात मत सुनिए कि थर्ड पर्सन क्या कह रहा है, आप अपने आप पे भरोसा करिए। एंड आप श्योर है कि आपको करियर बिल्ड करना है, जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया था। आप अपने पैशन को फॉलो करिए और उस चीज को आप ग्रैब कर लिए, आप कर लीजिएगा। एंड पेरेंट्स अगर ये वीडियो देख रहे हैं, तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आपसे कि एक बार अपने बच्चे को मौका जरूर दें। अगर सर्टेन पीरियड है, आप लाइफ में एक टाइम दे दें कि आप, तुम्हारे पास 6 मंथ है या 1 साल है, अगर इसके इस टाइम में तुम मुझे एक, मतलब थोड़ा सा भी तुम प्रोग्रेस नहीं दिखेगा तो मैं तुम्हें समय नहीं दूंगा, लेकिन आप थोड़ा टाइम दें। एंड आई नो कि अगर इतना टाइम मिल जाएगा बच्चों को, तो एक सर्टेन लेवल पे बच्चे आ जाएंगे। और बच्चे, फिर वही बात मैं कहूंगा, ट्रस्ट बन जाता है पेरेंट्स को, तो फिर पेरेंट्स भी पुश बैक करते हैं अपने बच्चों को। तो ये रिक्वेस्ट है कि मेरे पेरेंट्स से आप अपने बच्चों को एक बार मौका दें। एंड स्टूडेंट से रिक्वेस्ट ये है कि आप उस मौके को छोड़े नहीं, आप उस मौके का फायदा पूरा उठाएं। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। पेरेंट्स के साथ जो दरखास्त की गई है वो तो मैं बार बार बोल रही हूँ कि पेरेंट्स प्लीज गिव दैट वन काइंड ऑफ opportunity to your children. Have trust in them, trust in their ability, trust in their potential. They are your people. You have produced them, so as if you are trusting your own self, and we are just a kind of a person who have brought them to this world. They cannot be us, so they are different, but they also belong to us, so we have to support them. That is my request also. So once again, thank you so much, Shreyas. It was really, really wonderful, and all my best wishes for your future endeavors, for the new product that you are going to launch. All the best for your company and to your partners, and my gratitude and my wishes to your parents also. Thank you थैंक so यू सो much. मच मैम। Namaste. थैंक यू सो मच मैम।